अमीर बहुरानी अनामिका ऑफिस के लिए रेडी होकर अपने पति रमेश के पास आती है। रमेश, कल रात में जो मैंने कहा उस बारे में आपने क्या सोचा? जायदाद का बंटवारा अभी क्यों करना? जब रात में मैंने आपको साफ साफ बताया था तब तो आपने हाँ कह दिया था, अब फिर अलग बात कर रहे हैं क्यों? जब बात चली रही थी तभी रमेश के माँ फटे जुड़े गंदे कपड़े पहन के हाथ में कॉफी का ट्रे लेकर कमरे में आती है। रमेश और अनामिका के बीच होने वाली बातचीत वो सुन लेती है और अंदर ना घुस के वो दरवाजे के पास ही रुक जाती है। अनु, मैंने रात में कहा था कि मैं इस बारे में सोच के देखूंगा, पर मैंने हाँ नहीं कहा था। तो अब हाँ कह दीजिए। मैं कहूँगा, पर पहले सोचने दो, हड़बड़ाओ नहीं। हड़बड़ाओ नहीं तो क्या करूँ, तुम ही बताओ ना रमेश। मेरी बात मानो, बंटवारा कर ही दो। तुम्हारी ही बातें सुन के आज मैंने अपनी माँ को बावर्ची बना रखा है। मेरे पिताजी आज माली बन चुके हैं। तभी भी कुछ नहीं कहा जब तुमने मेरी बड़ी बहन को नौकरानी बना दिया। रमेश जब कह ही रहा था, शारदा दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी बस रोने लगी। वो इस तरह के हैं, फिर भी वो इस घर में है। अगर आपको उन्हें इस तरह देखना पसंद नहीं है तो बता दीजिए, कहीं और भेज दूंगी। बातें चली रही थी तभी शारदा दरवाजा आके खटखटाती है। बेटा रमेश, कॉफी ले लो बेटा। अंदर आओ माँ। रमेश के बुलाने पे शारदा कॉफी लेकर अंदर आती है। रमेश को कॉफी देती है। माँ की आंखें गीली देखकर बिना कुछ कहे ही रमेश कॉफी पी लेता है। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। सुनो शारदा, खाना हो या नाश्ता जो भी हो, डाइनिंग टेबल पे ही रखा करो। ठीक है बहू। शारदा की बातें सुन के अनामिका का गुस्सा मानो कि और तेज हो जाता है। वो शारदा पे हाथ उठाने जाती है। रमेश उसके हाथों को रोक लेता है। शारदा बिना जवाब दिए हुए रोते रोते किचन की तरफ चली जाती है। उसकी विधवा बेटी पल्लवी, जो कि झाड़ू लगा रही होती है, अपनी माँ को उस तरह से रोते हुए देखकर अपने पिताजी प्रसाद के पास जाती है, जो कि बगीचे में पानी डाल रहे थे। पिताजी, माँ किचन में रो रही है, आप एक बार जाके देखिए ना। सुनते ही प्रसाद पानी के पाइप को छोड़ के भागते हुए वो किचन के तरफ चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे पल्लवी भी आती है। शारदा को रोते देख, क्या हुआ शारदा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बेटे की ऐसी हालत देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। हाँ शारदा, हमारी बहू बेटे को शांति से जीने नहीं दे रही है, जायदाद के बंटवारे के लिए दबाव डाल रही है। प्रसाद की बातें सुन के पल्लवी और शारदा उन्हें आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तब प्रसाद कहते हैं, क्या हो गया माँ बेटी, मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? आपको कैसे पता बंटवारे के बारे में? बताता हूँ मैं तुम्हें शारदा। रात में जब वो बात कर रहे थे तब सुना था। नींद नहीं आ रही थी तो रात में ठंडी हवा के लिए बाहर आ गया था, तब बेटे और बहू को ये सब कहते हुए सुना था। फिर आपने क्या सोचा जी? हाँ पिताजी, आप कुछ सोचिए, नहीं तो भैया हमारे और भाभी के बीच पिसते जा रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ सोच के देखिए। शारदा कही रही थी तभी पल्लवी का 10 साल का बेटा वहाँ पर आता है। माँ, नानी, नाना जी, आप लोग सब यहाँ हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे गर्मा गर्म इडली खाने के लिए दो ना। अभी नहीं बेटा, अभी तुम्हारे मामा मामी नाश्ता नहीं किए हैं, उनके खाने के बाद हम खाएंगे, नहीं तो तुम्हारी मामी मारेगी, तुम्हें तो सब पता है ना। हाँ माँ, पिछली बार जब मामा ने मुझे खिलाया था, मामी गुस्से से देख रही थी, फिर मामा के चले जाने के बाद उन्होंने बहुत पीटा था। वो दर्द मुझे अभी भी है माँ। इसीलिए बेटा, मामा मामी का नाश्ता खत्म होने का इंतजार करो, उसके बाद तुम खा लेना, ठीक है ना? ठीक है नानी। ऐसा कहकर अविनाश चला जाता है। रमेश अनामिका डाइनिंग टेबल के पास आते हैं और फिर नाश्ता करने लगते हैं। तभी हॉल के जमीन पे झाड़ू पड़ा हुआ देखकर अनामिका को गुस्सा आता है। अब चूंकि रमेश घर पे था, इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, पल्लवी, पल्लवी, तुम झाड़ू लगाने का काम छोड़ के क्या कर रही हो? तभी पल्लवी को भी याद आती है कि उसने हॉल में ही झाड़ू और बाल्टी छोड़ दिया है। बिना कुछ कहे वो सर झुका के किचन से आके सीधा झाड़ू लगाने लग जाती है। इधर शारदा नाश्ता परोसने लगती है और प्रसाद बगान की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन अमीर अनामिका घर पे नहीं थी, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गई हुई थी। उस समय सभी लोग शारदा, प्रसाद, पल्लवी
अविनाश बेडरूम में आते हैं। रमेश काम कर रहा होता है। क्या पिताजी, आप लोग सब यहाँ पे? बेटा रमेश, हमारी वजह से तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? जैसा बहू कह रही है, जायदाद का बंटवारा कर दो। अब मैं क्या कहूँ पिताजी, बंटवारा 2 बराबर भागों में होता है ना, पर अनामिका इस बात के लिए राजी नहीं है। वो इसका 3/4 बंटवारा करना चाहती है और चौथा हिस्सा आपको देना चाहती है वो। हम इसे भी मान लेंगे बेटा, बस तुम और बहू खुश रहो। बाकी लोग भी इस बात के लिए तैयार हो गए। रमेश नाखुश होने के बाद भी राजी हो गया। अगले दिन अनामिका, उसके माता पिता शारदा और प्रसाद, बहन पल्लवी और भतीजा अविनाश, सभी के नजरों के सामने रमेश ने बंटवारा कर लिया। इस बात से अनामिका बहुत खुश थी। देखो शारदा, अब देर किए बिना पीछे रखे ईटा बालू से दीवार खड़ा कर दो, जल्दी जाके करो। अनामिका के कहे मुताबिक दुखी होकर शारदा, प्रसाद, पल्लवी, अविनाश सभी लोग ईटा, बालू, सीमेंट पीछे से उठा के लाने लगते हैं। प्रसाद आंखों में आंसू लेकर एक एक ईटा लाके दीवार खड़ा करने लगते हैं। शारदा सीमेंट लगाती है। दुखी होकर पल्लवी और अविनाश बस खड़े खड़े देखते रहते हैं। ये सब देखकर अमीर बहुरानी मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है, पर रमेश बहुत दुखी था मन से। तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी अमीर भाभी मिलके तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही करेगी। पति को पराये महिलाओं की तरफ देखना नहीं चाहिए, ये मैं मानता हूँ, पर अपने माता पिता, भाई बहन की देखभाल ना करे, ये तो मूर्खता है ना। एक दिन तुम्हें जरूर पता चलेगा। इस तरह सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। अमीर बहुरानी अनामिका अपने मन मुताबिक जायदाद का बंटवारा करके बहुत खुश होती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक नमस्कार। जबकि शारदा का घर मिट्टी का था, फिर भी वो गर्मी सहन नहीं कर पा रही थी। इसीलिए शारदा के पति प्रसाद, बेटा रमेश और बहू अनामिका, उनके साथ साथ बच्चे हरीश और भव्या, सभी लोग बिस्तर पे बैठे बैठे हाथ पंखा से हवा कर रहे थे और बड़े परेशान हो रहे थे। कैसी जिंदगी है हमारी, बरसात, गर्मी, ठंड, कुछ भी हो जाए बस दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तुमने सही कहा बेटा, पर क्या करोगे, इंसान की जिंदगी है, समय के साथ ही चलना पड़ता है, अकेले कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है सही कहा, पर बरसात और ठंड में उतनी मुश्किल नहीं होती है, गर्मी में हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ बहू, पर हम कर ही क्या सकते हैं, बस इस तरह हाथ पंखा लेके घुमा घुमा के हवा करेंगे और दिन काटेंगे। दादाजी, पिताजी, एक कूलर खरीद लीजिए ना। कूलर कहाँ से खरीदे, उतने पैसे हमारे पास नहीं है बेटा, हम तो गरीब हैं, हमारे पास ले दे के ये घर और कुछ जमीनें हैं। दादाजी, ये गर्मी सहा नहीं जा रहा है, मैं और भैया हम दोनों हमारे खेत के कुएं के पास जाकर बैठते हैं। इसी बीच अनामिका घुस के कहने लगती है, कोई अभी कहीं भी नहीं जाने वाला है, अभी तुरंत मैं सभी को ठंडा कर देती हूँ। हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला रही हो क्या माँ? नहीं। तो क्या गन्ने का जूस ला रही हो बहू? नहीं माँ जी। इस तरह से कहने पे भव्या सोचने लगती है, फिर उसे तरबूज याद आता है। मुझे पता है माँ क्या लाने वाली है, जिससे ठंडा ठंडा महसूस होगा। क्या है वो बहन? क्या है वो? माँ तरबूज काट के उसे छोटा छोटा टुकड़ा करके हमें देने वाली है। नहीं बेटा। अरे अनामिका, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, गन्ने का जूस नहीं है, तरबूज नहीं है, तो आखिर में क्या है जो हमें ठंडा रखेगा? पति के पूछने पर अनामिका कह नहीं जा रही थी कि बीच में ससुर जी प्रसाद घुस के कहने लगते हैं। अच्छा, तो अब मैं समझ गया हूँ कि बहू हमें ठंडा ठंडा क्या देने वाली है। कैसे पिताजी? अरे बताइए ना, ठंडा ठंडा रखने के लिए बहू हमें क्या देने वाली है? बताइए ना दादाजी। सब ऐसा कह ही रहे थे, प्रसाद सभी को देखने लगते हैं। तभी भव्या, ऐसा तक कि दादाजी को भी नहीं पता, उन्हें कहना था तो उन्होंने कह दिया, है ना दादाजी? नहीं बेटा, मुझे पता है मेरी बहू हमें कैसे ठंडा ठंडा रखेगी। तो बताइए ना पिताजी। तुम हम सभी को एक एक बार करके फ्रिज के अंदर बैठाओगी। उनकी बातें सुन के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।
सब्जी फ्रिज में ठंडा नहीं हो रहा है, वो हमें ठंडा रखने के लिए एक एक करके फ्रिज में बैठाएगी। हाँ, फिर इस बात को सुन के रमेश, बच्चे और शारदा जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अनामिका कहती है, बहुत हंसी मजाक हो गया, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ऐसा कहकर अनामिका घर से बाहर जाती है और अपनी गली में एक बेंच जैसा था, वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अगले दिन अनामिका अमीर सुमति के घर जाती है, जहाँ वो नौकरानी का काम किया करती थी। वहाँ वो बर्तन धोती है, वहाँ के कपड़े साफ करती है। फिर सुमति जो एसी के पास बैठी हुई थी, उसके पास आती है। सारे काम हो गए अनामिका? हाँ, हो गया है मालकिन। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ मालकिन। कहो अनामिका, तुम्हें पैसे चाहिए क्या? पैसे तो चाहिए मालकिन, और पैसों के साथ साथ वो पुराना वाला आपने कहा था ना ले जाने के लिए, वो भी चाहिए मुझे। उसका नाम क्या है अनामिका? वो आपने कहा था ना, टब बात, वही कुछ तो है। बात टब? हाँ हाँ मालकिन। ठीक है, ले लो, और हाँ, पैसे भी ले लो। कितने चाहिए तुम्हें? अभी के लिए 1000 ही काफी है मालकिन। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुमति पैसे लेने अंदर चली जाती है। अनामिका वहीं पे खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद सुमति अंदर से पैसे ले आकर अनामिका को वो पैसे दे देती है। अनामिका पैसे लेती है और फिर उस पुराने बाथ टब को अपने सर पे रखकर वो घर ले जाती है। उस वक्त सभी लोग अपने घर पे बिस्तर पे बैठ के हाथ पंखे से हवा कर रहे होते हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि अनामिका क्या लेकर आई है। सभी लोग आश्चर्य होके देखने लगते हैं। माँ, अब तुम इसके अंदर क्या पानी डालने वाली हो? फिर हम एक एक करके इसके अंदर जाके डुबकी मारेंगे और बाहर निकल आएंगे। इस तरह इस गर्मी में जब तक कपड़े ना सूख जाते हैं, हम ऐसे ही करेंगे। नहीं नहीं बच्चे, मैं क्या कर रही हूँ, बस देखो। ऐसा कहती है। फिर थोड़ी देर बाद वो पैसे लेकर शहर के आइस फैक्ट्री में जाती है। वहाँ फैक्ट्री के मालिक से बात करके पैसे देकर वो 2 बड़े बड़े आइस का टुकड़ा ले आकर बाथटब में रख देती है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मामा, पहले मैं छोटी हूँ और सभी लोग मुझे घर में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मैं जाऊंगी। ऐसा कहने पे अनामिका भाव्या को बाथटब के आइस बार के ऊपर लेटा देती है। आहा, बहुत ठंडा लग रहा है भैया। इस तरह कहकर बहुत खुश होती है भाव्या। उसके बाद हरीश बाथटब के आइस बार के ऊपर जाकर लेट जाता है। उसे भी बहुत खुशी मिलती है। इस तरह सभी को एक के बाद एक बाथटब के आइस बार के ऊपर लेटने का मौका मिलता है। आखिरकार हमारी बहू ने हमें ठंडा कर ही दिया। हाँ माँ, अनामिका, अब तुम्हारी बारी। फिर अनामिका जाके बाथटब के उन बर्फों के बीच में लेट जाती है और उसे बड़ी राहत मिलती है। बच्चे, ये कैसा है? बहुत अच्छा लगा माँ। सच में बहुत मजेदार है। अगर बच्चे तुम ही लोग सब कुछ कह दोगे तो हम क्या कहेंगे? मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों के चेहरे की खुशी देखकर मैं सब समझ गई हूँ पिताजी। जब तक ये गर्मी खत्म नहीं होता, हम ऐसे ही आराम करेंगे और हम सब खुशी खुशी रहेंगे। ऐसा कहकर वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं। इस तरह अनामिका के परिवार बाथटब में बर्फ की सलाखों के बीच सोने लगे और सूरज की गर्मी से राहत पाने लगे।